हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एजेंसी चैप्टर। एजेंसी चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन एजेंसी चैप्टर। दो पार्टीज जो होती है एजेंसी में वो होता है एक एजेंट, दूसरा होता है प्रिंसिपल। एजेंट कौन होता है? एजेंट वो पर्सन होता है जो दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। अगेन एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज ए ने बी को बोला कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बी जो है तुम मेरे बिहाफ पे काम करोगे। तो बी क्या हुआ? एजेंट ऑफ ए। और ए को क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल। तो अगेन दो पार्टीज होती हैं एजेंसी में। एक होता है एजेंट जो दूसरे के बिहाफ पे काम करता है, जिसके बिहाफ पे काम किया जाता है उस पर्सन को कहते हैं प्रिंसिपल। ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है एजेंसी। अब एजेंसी क्रिएट कैसे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आ जाता है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी बहुत तरीके से होती है, बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम एजेंसी को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस यानी या तो आपने रिटन में यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और लिख के दे दिया कि 20% आज के बाद से मेरे बिहाफ पे मेरे काम करेगा, या आपने इनफैक्ट वर्बली भी अगर बोल दिया है तो वो भी एजेंसी में भी आता है। यानी आपने अगर वर्बली भी कह दिया है कि बी जो है अब मेरे बिहाफ पे काम करेगा, तो अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है एजेंसी की कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। तो मतलब एजेंसी एक्सप्रेस करके भी क्रिएट हो जाती है। एक्सप्रेस चाहे आपने रिटन में किया हो चाहे आपने वर्बली किया हो। दूसरा इम्प्लाइड अग्रीमेंट। कई बार हम एक्सप्रेस नहीं करते, बोल के नहीं बताते या लिख के नहीं बताते, दोनों पार्टीज इस तरीके से एक्ट करती हैं, इस तरीके से बिहेव करती हैं जिस वजह से एजेंसी क्रिएट हो जाती है। वो कब कब हो सकता है? फर्स्ट है एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है कि अगर पहले आपने पास्ट में कोई चीज़ बोल दी है, अब लॉ आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने से रोकेगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज ए बी और सी एक पार्टी में तीनों बातें कर रहे थे, जिसमें बार बार ए बी को यही बोल रहा था कि मैं सी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, मैं सी का एजेंट हूँ। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सी ने पूरी कन्वर्सेशन में कुछ नहीं बोला। सी हमेशा साइलेंट रहा। तो इस केस में एक हफ्ते बाद ए ने क्या किया? बी के पास गया और कहा सी के बिहाफ पे मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ 1000 गुड्स का, और जाके ऑर्डर दे आया सी के बिहाफ पे। और जैसे ही ऑर्डर दे के आया उसके बाद सी के पास गया और कहा कि मैंने 1000 गुड्स का ऑर्डर दे दिया है, हमारे को अब 10,000 रुपये पे करने हैं बी को। यहाँ पे अब सी जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। अब सी ये नहीं कह सकता कि तुम तो मेरे एजेंट ही नहीं थे, मैंने तो ना लिख के तुम्हें एजेंट बनाया ना बोल के। क्योंकि जब कन्वर्सेशन हो रही थी एक हफ्ता पहले, उस टाइम पे सी ने कुछ भी नहीं बोला था इस कन्वर्सेशन में। उसने बी को मना नहीं किया था कि ए उसका एजेंट नहीं हुई है। तो इसलिए अब जब पूरा कन्वर्सेशन हो गया, ए ने एजेंट बन के काम कर दिया है, अब सी उसको झुठला नहीं सकता। अब सी को पैसे पे करने ही पड़ेंगे। तो ये होता है बाय स्टॉप। दूसरा बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? अगर आप अपने एक्ट से इस तरीके से बता देते हो कि ये दूसरा पर्सन मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, तो अब आप मुकर नहीं सकते उस चीज़ को। अगर दूसरा पर्सन अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके भी आपके बिहाफ पे काम कराता है तो। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए ए एक पर्सन था और बी उसका सर्वेंट था। तो ए ने बी को कहा था कि हर महीने तुम क्या करोगे, एक रिटेल स्टोर है सपोज XYZ, तो उस स्टोर पर जाओगे और मेरे बिहाफ पे ग्रॉसरीज खरीदोगे। जैसी ग्रॉसरी खरीद लोगे, शाम को मैं जाऊंगा, जितने रुपीस की तुमने ग्रॉसरी खरीदी होगी उतने रुपीस के मैं पैसे दे आऊँगा। तो
पूरा साल ऐसा ही होता रहा। ए के बिहाफ पे बी ग्रॉसरी खरीदता रहा और ए पैसे लेके आता रहा। साल बाद ए ने बी को नौकरी से हटा दिया, लेकिन ए ग्रॉसरी स्टोर ओनर को ये बताना भूल गया कि बी अब ए के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा है। तो अब रिटेल स्टोर ओनर को तो नहीं पता कि अब बी एजेंट नहीं है ए का। बी फिर भी गया, अगले साल भी जनवरी में जाके ग्रॉसरी स्टोर ओनर से ग्रॉसरी खरीद लाया। ए के बिहाफ पे पैसे नहीं दे के आया। अब नेचुरली बी को तो नौकरी से हटा दिया है, तो बी ने जाके ए को ग्रॉसरी भी नहीं दी। शाम को बी जा रहा था रिटेल स्टोर के सामने से, तो ओनर ने बोला कि आपका पैसा पेंडिंग है। तो ए ने बोला कि मेरा पैसा कहाँ से आ गया जब मैंने तुम्हारे से ग्रॉसरी खरीदी नहीं। तो रिटेल स्टोर ओनर बताता है कि आज भी तुम्हारा सर्वेंट आया था और ग्रॉसरी ले गया था। यहाँ पे ए जो है उसको पैसे पे करने पड़ेंगे ऑन बिहाफ ऑफ बी टू द रिटेल ओनर, क्योंकि ए ने बताया ही नहीं है कि बी अब उसके बिहाफ पे काम नहीं कर रहा है। ए ने हमेशा इस तरीके से दिखाया था कि बी ए का एजेंट है, बी ए के बिहाफ पे काम करता है। तो इसी वजह से रिटेल ओनर ने अभी भी बी को ग्रॉसरी दे दी। तो यहाँ पे ए को पैसे देना ज़रूरी है रिटेल ओनर को। हाँ, उसके बाद ए क्या करेगा, जाके बी से पैसे ले लेगा या बी को सू कर देगा, क्लेम कर लेगा, बी को कोर्ट में ले जाएगा पैसे वापस लेने के लिए। लेकिन रिटेल स्टोर ओनर को पैसा देना ज़रूरी है और वो पैसा ए ही देगा। इसको हम कहते हैं एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। तीसरा होता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी नेसेसिटी के थ्रू इमरजेंसी के केसेस में भी क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि कई बार एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे डिसीजन ले लेता है, जो कि चाहे प्रिंसिपल ने उसको वो अथॉरिटी नहीं दी थी, उतनी अथॉरिटी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी एजेंट ने, क्योंकि इमरजेंसी थी, प्रिंसिपल के बिहाफ पे अपना दिमाग लगाकर डिसीजन ले लिया। तो उस केस में भी प्रिंसिपल बाउंड होगा कि जो भी डिसीजन एजेंट ने लिया है वही प्रिंसिपल को मानना भी पड़ेगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं नेसेसिटी के थ्रू कैसे एजेंसी क्रिएट होता है। पहला है एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी इन इमरजेंसी। मान लीजिए प्रिंसिपल ने एजेंट को एप्पल्स खरीद के दिए थे और कहा था कि तुम पहले इलाहाबाद जाओगे, इलाहाबाद जाके तुम क्या करोगे, वाराणसी जाओगे और वाराणसी में जाके तुम ये एप्पल्स को सेल करोगे। तो पहले इलाहाबाद जाना था, फिर वाराणसी जाना था और वाराणसी में जाके एप्पल सेल करने थे। ऐसा प्रिंसिपल का ऑर्डर था। पर जब एजेंट इलाहाबाद पहुंचा तभी उसको समझ आ गया कि जो एप्पल्स है वो पेरिशेबल गुड है, तो खराब हो रहे हैं। इस वजह से उसने खुद से डिसीजन लेने का सोचा कि जब तक अगर मैं वाराणसी पहुंचूंगा तब तक तो ये एप्पल्स बिल्कुल खराब हो जाएंगे और मैं सेल नहीं कर पाऊंगा इन एप्पल्स। तो इसीलिए मैं इलाहाबाद में ही जो मुझे बेस्ट डील मिल रही है उस डील पे सेल कर देता हूँ एप्पल्स की। तो यहाँ पे एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है। प्रिंसिपल ने जो बोला था वो नहीं किया, लेकिन प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में जो भी उसको बेस्ट लगा वो डिसीजन लिया। और यहाँ पे एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि एजेंट को सबसे पहले कम्युनिकेट करना चाहिए टू द प्रिंसिपल, यानी पहले बात करनी चाहिए प्रिंसिपल से इमरजेंसी सिचुएशन में कि अब वो क्या करे। पर अगर कई बार वो बात नहीं कर पाता, जैसे अगर फोन कर रहा था तो नेटवर्क नहीं आ रहा है या नंबर नहीं लग रहा है या ऐसी कोई सिचुएशन हो गई है जिसमें वो प्रिंसिपल से नहीं पूछ सकता कि अब वो क्या करे, उस केस में वो खुद डिसीजन लेगा और वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। तभी ये एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट हो जाएगी, जिसका मतलब है कि अगर वो ऐसा करता है तो भी प्रिंसिपल को वो चीज माननी पड़ेगी। तो अगेन
अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर लेता है इमरजेंसी सिचुएशन में तो प्रिंसिपल को वो मानना पड़ेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, कैरियर ऑफ गुड्स का। तो मान लीजिए प्रिंसिपल ने क्या किया, एक ट्रक लिया, ट्रक में पूरे गुड्स को लोड किया और ट्रक को बोला कि तुम्हारे को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचना है, लोकेशन बी तक जाना है। रास्ते में रोड ब्लॉक थी और जो ट्रक ड्राइवर था उसको समझ में आ गया कि अगर वो बी पॉइंट तक जाना चाहे तो वो आज के आज नहीं जा पाएगा क्योंकि रोड्स ब्लॉक हैं, और अगर वो इन गुड्स को कल तक पहुंचाएगा तो गुड्स ऐसी गुड्स हैं जो कि खराब हो जाएंगी, कल तक सही नहीं रहेंगी। तो उस केस में ट्रक ड्राइवर चाहे तो वो गुड्स सेल कर सकता है और जितना भी अमाउंट आए वो एजेंट की तरह ही काम करेगा, जितना भी अमाउंट उसको रिसीव हुआ वो प्रिंसिपल को दे देगा। यहाँ पे ऑल्दो ट्रक ड्राइवर का काम नहीं है गुड्स को सेल करना, पर फिर भी उसने बेस्ट इंटरेस्ट में जाके प्रिंसिपल के लिए काम किया और इमरजेंसी सिचुएशन थी, उसने गुड्स को प्रिजर्व करने का ट्राई किया और जो भी बेस्ट इंटरेस्ट में उसको लगा कि प्रिजर्व करना बेटर है कि वो सेल कर दे गुड्स को, तो उसने वैसा ही काम किया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं लगा सकता, यहाँ पे भी प्रिंसिपल को उसका डिसीजन मानना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, जहाँ पे हस्बैंड इम्प्रॉपरली वाइफ को लीव कर देता है विदाउट प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर सस्टेनेंस, यानी हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, डाइवोर्स नहीं लिया, इम्प्रॉपरली वो सेपरेट रहने लग गया है वाइफ से। इस केस में अगर वाइफ को अपने एक्सपेंसेस के लिए, नेसेसिटीज के लिए, सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए और वाइफ वॉज डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, तो उस केस में वाइफ हस्बैंड का क्रेडिट यूज कर सकती है अपने नेसेसिटीज के लिए, ठीक है। और ये अदरवाइज ट्रू नहीं है। अगर वाइफ हस्बैंड को इम्प्रॉपरली छोड़ देती है तो वाइफ का क्रेडिट हस्बैंड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब होता है कि आप बाद में वो चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, सपोज ए ने बी के बिहाफ पे गुड्स का ऑर्डर दे दिया सी को, ठीक है। बी ने तो ए को नहीं बनाया था एजेंट, ना ही कोई ऐसी बात हुई थी सी के साथ जिसमें बी के सामने ए ने कभी कहा हो कि मैं बी का एजेंट हूँ, मैं बी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ। फिर भी ए अपने आप से सी से ऑर्डर ले आता है बी के बिहाफ पे, और अगर बी को वो डील सही लगती है तो बी उतने क्वांटिटी ऑफ गुड्स का पैसा दे देता है अगर सी को, यानी जो चीज ए लेके आया है बी ने वो चीज एक्सेप्ट कर ली है, यानी बी ने ये मान लिया है कि ए ने बी के बिहाफ पे काम किया था, ए एजेंट बन गया है उस ट्रांजेक्शन के लिए बी का, तो फिर उसको हम कहेंगे रेक्टिफाई कर दिया है बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट, यानी बी ने बाद में एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ए बी का एजेंट है। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर क्योंकि डील अच्छी लगी इसीलिए बी ने मान लिया और एक्सेप्ट कर लिया और पैसे दे दिए सी को कि जो भी ए ने ट्रांजेक्शन की है तुम्हारे साथ वो सही है, मेरे बिहाफ पे की है, अब मैं उस ट्रांजेक्शन को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ पैसे दे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन भी हो सकती है क्रिएट, ऐसे भी जैसे ही बी ने सी को पैसे दे दिए यानी एजेंसी क्रिएट हो गई, बी ने ये मान लिया कि ए बी का एजेंट है। लेकिन रेटिफिकेशन होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ एसेंशियल्स जरूरी है, जैसे कि पहला है जो ए है इस केस में वो बी के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करे, तो यानी कि एजेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट में एज एन एजेंट ही जाना चाहिए, अपने बिहाफ पे गुड्स नहीं लेके आना चाहिए, तभी वो रेटिफाई हो सकेगा कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, एक्ट शुड बी कैपेबल ऑफ रेटिफिकेशन,
जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कैपेबल होना चाहिए रेटिफाई होने के लिए। यानी कि आप वो चीज़ को रेटिफाई कर सकते हो जो वैलिड हो। ए ने बी के बिहाफ पे किसी का मर्डर कर दिया और कहा कि मैंने तो तुम्हारे बिहाफ पे मर्डर किया है, ठीक है, तुम्हारे लिए इजी हो गया है कि वो पर्सन अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो नेचुरली यहाँ पे बी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, रेटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे जितना भी उसको डील अच्छी लगे, अगर वो डील इलीगल है या वॉइड है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप रेटिफाई नहीं कर सकते। सी, प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। अगर ए एज एन एजेंट काम कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, हमने कहा कि ए ने बी के बिहाफ पे गुड्स ले लिए सी से सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे बी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए तभी वो बी के बिहाफ पे गुड्स लेगा। तो एजेंट अगर कुछ काम कर रहा है तो वो किसी के बिहाफ पे करना चाहिए और जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है वो पर्सन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। अगर बी सपोज इस टाइम पे डेड है तो नेचुरली वो चीज़ रेटिफाई नहीं हो सकती। देन प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जो प्रिंसिपल है जिसके बिहाफ पे एजेंट काम कर रहा है वो प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट होती हैं या कैपेबल होती हैं, वो राइट हैंड साइड पे एक आइकन आ रहा है, उसमें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है, उसमें आप देख सकते हो कि कौन सी पार्टीज कैपेबल होती हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देन प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज। ए ने बी के बिहाफ पे गुड्स ले लिए सी से, ठीक है, और बी को बोला कि गुड्स का प्राइस 1500 है बट एक्चुअल में गुड्स का प्राइस 1000 रुपये था। अब यहाँ पे पूरी बात सही बात नहीं बताई, ए ने सही नॉलेज या फुल नॉलेज अगर प्रिंसिपल को नहीं दी है तो भी उस चीज़ को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। कितनी क्वांटिटी के गुड्स खरीदे, कितने प्राइस पे खरीदे, ये सब नॉलेज प्रिंसिपल को होनी चाहिए, पूरे फुल कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई हो सकता है। होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रेटिफाइड। ए ने बी के बिहाफ पे सी से 1000 यूनिट्स खरीद लिए गुड्स के, ठीक है, बी ने कहा, और जैसे ही ए ने बी को बताया कि मैंने तुम्हारे बिहाफ पे 1000 यूनिट्स खरीद लिए हैं, बी ने कहा ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे सिर्फ 600 यूनिट्स ही चाहिए थे। तो इसीलिए उसने कहा कि मुझे 600 यूनिट्स चाहिए थे तो मैं 600 रख लेता हूँ, बाकी 400 तुम वापस कर दो। तो ऐसा नहीं हो सकता, या तो बी पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करेगा यानी 1000 यूनिट्स के पैसे देगा, या फिर बी कुछ भी पैसे नहीं देगा यानी उसने ए ने जो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको रेटिफाई नहीं किया। तो अगर आप रेटिफाई करना चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करोगे, आधे कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रीजनेबल टाइम, रेटिफिकेशन का भी एक पर्टिकुलर टाइम है, रीजनेबल टाइम के विदिन ही आपको रेटिफाई करना है, एक्सेप्ट करना है एजेंट ने जो भी आपके बिहाफ पे डील की है। रीजनेबल टाइम कुछ मेंशन नहीं है बिकॉज वो फैक्ट ऑफ द केस क्या था, सब्जेक्ट मैटर क्या था, उस पर डिपेंड करेगा। देन रेटिफिकेशन मस्ट नॉट इंजर अ थर्ड पार्टी। आप किसी ऐसी चीज़ को रेटिफाई नहीं कर सकते जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा हो। जैसे ए लीज पे रह रहा था, ठीक है, और बी ओनर था उस लीज का। सी ने क्या किया, बी के बिहाफ पे, बी ने बोला नहीं था बट अपने आप से ही बी के बिहाफ पे एक लीगल नोटिस निकाल दिया कि ए को एक घर खाली करना चाहिए। अब यहाँ पे ए को नुकसान हो रहा है, इंजरी हो रही है, इंजरी का मतलब फिजिकल इंजरी नहीं है बट
हाँ, आप किसी को घर से निकाल रहे हो तो नेचुरली उसके लिए लॉस की बात है, इंजरी की बात है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेटिफाई नहीं हो सकता। बी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देन है ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। अब अगर एक पार्टी की ड्यूटीज है तो वो दूसरे पार्टी की राइट्स होंगी। तो अगर ड्यूटीज ऑफ एजेंट आ जाए या प्रिंसिपल के राइट्स आ जाए, आप दोनों में सेम पॉइंट्स लिखोगे, बस थोड़े से वर्ड्स को चेंज कर दोगे। पहली ड्यूटी क्या है एजेंट की कि वो प्रिंसिपल के डायरेक्शंस पे काम करे। दूसरी ड्यूटी एजेंट की क्या है कि वो उस तरीके से काम करे जिसमें वो रीजनेबल केयर इस्तेमाल करे, स्किल यूज़ करे, अपना दिमाग यूज़ करे। तो जैसे वो अपने बिजनेस को चलाता उसी तरीके से वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी काम करे। तीसरी उसकी ड्यूटी है अकाउंट्स बना के दे, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसको पैसे रिसीव करने हो सकते हैं, पैसे कलेक्ट करने हो सकते हैं, पैसे देने हो सकते हैं। तो नेचुरली कितना पैसा डेबिट हुआ, कितना पैसा क्रेडिट हुआ, ये सारी चीज़ें अकाउंट्स की फॉर्म में वो तैयार करे और फिर प्रिंसिपल को दे, ये एजेंट की ड्यूटी है। कम्युनिकेट करना, इंस्ट्रक्शंस ऑब्टेन करना, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो सबसे पहले तो एजेंट को कॉल करके या कम्युनिकेशन से पूछना है प्रिंसिपल से कि इसका किया क्या जाए। ये इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है, तो हमको अब क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर प्रिंसिपल जो है उससे बात नहीं हो पा रही एजेंट की, तो उस केस में एजेंट खुद से डिसीजन लेगा और वो डिसीजन लेगा जो कि प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। एजेंट अपने अकाउंट्स पे अपने नाम पे डील नहीं कर सकता। एजेंट जो अगर कोई भी पेमेंट रिसीव करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल को फुल अमाउंट वापस कर दे। एजेंट अपनी अथॉरिटी को आगे पास ऑन नहीं कर सकता, किसी और को नहीं दे सकता। अगर एजेंसी टर्मिनेट करनी है क्योंकि प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, तो वो भी काम एजेंट का ही होगा। एजेंट की ड्यूटी है कि अगर प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का हो गया है, इनकैपेबल हो गया है, या फिर प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, तो उस केस में एजेंसी को ख़त्म करना एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी ड्यूटीज़ हैं एजेंट की। देन अगर ड्यूटीज़ हैं एजेंट के तो कुछ राइट्स भी होंगे, और अगेन अगर ये एजेंट के राइट्स हैं तो यही ड्यूटीज़ भी होंगी प्रिंसिपल की। क्या क्या राइट्स हैं एजेंट के? पहला, रेमनरेशन रिसीव करना, जो भी उसने काम किया है उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ पैसा मिले, ये उसका राइट है। राइट ऑफ रिटेनर, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स लिए हैं, खरीदे हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाकर गुड्स खरीदे हैं और उन गुड्स को खरीदते वक्त एजेंट के खुद के कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, कुछ खर्चे हुए हैं, खुद से उसने पैसे लगाए हैं, तो एजेंट का राइट है कि उसको वो पैसे प्रिंसिपल से वापस मिल जाएं। अगर प्रिंसिपल वापस नहीं करता वो पैसे, तो एजेंट के पास ये राइट है कि प्रिंसिपल के गुड्स को वो अपने पास रिटेन करके रख सकता है। राइट ऑफ लियन, लियन का मतलब होता है रिटेन करके रखना। तो यहाँ पे भी एजेंट के पास ये राइट है कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई जो एजेंट का कमीशन पे करना था वो नहीं देता, या कोई भी अमाउंट ड्यू है प्रिंसिपल के पास एजेंट की, तो अगर वो अमाउंट नहीं दे रहा है तो एजेंट जो है उसके गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। राइट टू इंडेमनीफाई, अलग नेक्स्ट राइट है कि अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे ऑर्डर लिया था और प्रिंसिपल की गलती के कारण
वो उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाया है, तो अगेन जितना भी कंपनसेशन अगर एजेंट को देना पड़ता है उस केस में, वो सारा का सारा कंपनसेशन वो प्रिंसिपल से ले सकता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज ए प्रिंसिपल था, ए ने बी को, जो कि सपोज बी दिल्ली में रहता था और ए जो था वो ऑस्ट्रेलिया में था, ए ने बी को बोला कि मैं गुड्स तुम्हारे को भेज दूंगा मंडे तक, तुम्हारे को क्या करना है, सी के साथ कांटेक्ट करना है और सी को बोलना है कि गुड्स मंडे तक पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास और मंडे को डिलीवरी के बाद तुम्हें इतना अमाउंट पे करना होगा। बी ने सी के साथ कांटेक्ट किया और पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और सी भी मान गया कि मंडे को अगर गुड्स पहुंच जाते हैं तो मैं पैसे दे दूंगा। अब हुआ क्या, जब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सब कुछ हो गया, ए जो था वो बी को गुड्स डिलीवर कर ही नहीं पाया मंडे तक। अब क्योंकि सी तो सिर्फ बी को ही जानता है, ए को तो जानता नहीं है, तो इस केस में सी ने ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ, उस वजह से बी के ऊपर केस कर दिया। तो यहाँ पे क्योंकि गलती किसकी थी, प्रिंसिपल की, जिस वजह से बी के ऊपर केस हुआ। और सपोज बी अगर ये केस हार भी जाता है और उसको कंपनसेशन पे करना पड़ता है सी को, तो जितना कंपनसेशन बी ने पे किया और जितने लीगल एक्सपेंसेस हुए, वो सारी की सारी चीज़ें वो ए से रीइम्बर्स कर सकता है। ए को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, यानी ए को, प्रिंसिपल को सारा का सारा पैसा बी को देना पड़ेगा, क्योंकि ए की गलती के कारण ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ और एजेंट को वो सारा खर्चा करना पड़ा। दूसरा राइट है, राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस पॉइंट को। ए एक प्रिंसिपल था, बी एक एजेंट था। ए ने बी को बोला ये कार है और इस कार को तुम्हारे को सेल करना है। बी सी के पास गया और सी को कहा कि ये कार है और मैं तुम्हारे को ये कार सेल करना चाहता हूँ इतने रुपए की। सी ने बोला ये कार तो मेरी है, 2 दिन पहले ये कार मेरे घर से चोरी हो गई थी। अब सी ने क्या किया, बी के ऊपर केस कर दिया कि तुम तो चोरी की कार, मेरी ही कार मेरे को सेल कर रहे हो, इसलिए सी ने केस कर दिया बी के ऊपर। यहाँ पे बी को नहीं पता था कि वो जो कार थी वो ए की नहीं थी, चोरी की कार थी, तो बी तो गुड फेथ में काम कर रहा था। तो अगर इस केस में एजेंट एक गुड फेथ में प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है और उस वजह से थर्ड पार्टी एजेंट के ऊपर केस कर देती है, तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो ए से रिकवर कर सकता है, प्रिंसिपल से रिकवर किया जा सकता है। राइट टू कंपनसेशन, अगर प्रिंसिपल की वजह से एजेंट को कोई इंजरी हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, तो वो भी कंपनसेशन प्रिंसिपल देगा। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर सपोज ए का कुछ भी अमाउंट पेंडिंग है और ए ने प्रिंसिपल के गुड्स भिजवा भी दिए हैं, ट्रक में लोड करवा के डिलीवर करने के लिए भेज दिए हैं, रास्ते में है और प्रिंसिपल लेकिन एजेंट के पैसे नहीं दे रहा, तो एजेंट के पास ये राइट है कि वो गुड्स को बीच रास्ते में ही स्टॉप कर दे, इन ट्रांजिट ही डिलीवरी को स्टॉप कर दे और गुड्स अपने पास वापस मंगवा के उनको रिटेन कर ले, तब तक जब तक प्रिंसिपल एजेंट का पैसा वापस नहीं करता। ये सारे राइट्स हैं एजेंट के। अब पहले हमने किया था क्रिएशन ऑफ एजेंसी, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो पहले हमने किया कि एजेंसी क्रिएट कैसे होती है, अब हम कर रहे हैं एजेंसी ख़त्म कैसे होती है। तो 2 तरीके हैं एजेंसी को ख़त्म करने के। पहला है एक्ट ऑफ पार्टीज़, तो पार्टीज़ अगर डिसाइड कर लें, दोनों पार्टीज़ आपस में डिसाइड कर लें या कुछ ऐसा काम करें जिस वजह से जो है एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। दूसरा थ्रू लॉ की वजह से भी कई इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें लॉ कह देता है कि अगर ये चीज़ हुई है तो एजेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पहला एक्ट ऑफ पार्टीज़ में कौन सा पॉइंट है,
फर्स्ट इज अग्रीमेंट। अगर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल दोनों मिलके एग्रीमेंट बना देते हैं कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाना है, प्रिंसिपल कह देता है कि तुम मेरे बिहाफ पे काम नहीं करोगे, एजेंट कह देता है कि मुझे वैसे भी तुम्हारे बिहाफ पे काम नहीं करना था, दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं, अग्रीमेंट बना देते हैं कि आज के दिन के बाद हम इकट्ठे मिलके काम नहीं करेंगे, तो एजेंसी ख़त्म हो जाती है। दूसरा कब ख़त्म होती है? जब प्रिंसिपल ये लिख के दे देता है कि तुम मेरे अब से एजेंट नहीं हो, मुझे तुम्हारे जो है को इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, तुम मेरे बिहाफ पे काम नहीं करोगे, तो अगेन एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा, जब एजेंट ये बोल देता है कि मुझे तुम्हारे बिहाफ पे काम नहीं करना, ठीक है, तो उस केस में भी एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली या दोनों मिलके डिसाइड करें, या प्रिंसिपल बोल दे, या एजेंट बोल दे, इन तीनों केसेस में एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के केस में भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में पहला केस है, अगर एजेंसी जिस बिजनेस के लिए क्रिएट की गई थी वो बिजनेस ही कंप्लीट हो गया है। मान लीजिए आपने बिल्डिंग बनाने के लिए एजेंसी को क्रिएट किया था, अब बिल्डिंग बन गई तो एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है एक्सपायरी ऑफ टाइम। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 5 साल के लिए आप एजेंसी को क्रिएट कर रहे हो, चाहे 5 साल में जिस काम के लिए आपने एजेंसी क्रिएट हुई थी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, पर कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि साल मेंशन थे और उतने साल ख़त्म हो गए हैं, तो उस केस में भी एजेंसी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल की या एजेंट की, इन दोनों पार्टीज में से किसी की भी अगर डेथ हो जाती है तो एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर प्रिंसिपल अगेन डेट नहीं रीपे कर सकता, तो उस केस में भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे लॉ जो है वो साइलेंट है इस रिगार्ड में कि अगर एजेंट इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो एजेंसी ख़त्म होगी या नहीं होगी, उसके बारे में लॉ में कुछ भी नहीं लिखा है। लिखा है तो क्या कि जब प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही तो एजेंट काम कर रहा है, अगर पैसे जाएंगे तो प्रिंसिपल के बैंक से ही तो जाएंगे, तो इसीलिए प्रिंसिपल अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो भी एजेंसी ख़त्म हो जाती है, यानी जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चीज़ ही ख़त्म होगी। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग ही जल गई, तो नेचुरली एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल और एजेंट में दोनों में से कोई भी पर्सन इंसेन हो जाता है, यानी मेंटली अनफिट हो जाता है, तो उस केस में भी एजेंसी ख़त्म हो जाती है। अगर आपका एजेंट एक कंपनी है और वो कंपनी वाइंड अप हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो भी एजेंट रहा ही नहीं, तो भी एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका एजेंट या आपका प्रिंसिपल ऐसी कंट्री में है जिस कंट्री के साथ आपकी वॉर शुरू हो गई है, तो उस केस में भी वॉर टाइम पे आपकी एजेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन तरीक़ों से एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो स्लाइड्स थी वो थी एजेंसी चैप्टर की। 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्रिएशन ऑफ एजेंसी और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। थैंक यू। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।